मैडम कर दी मैंने स्टार्ट। अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में छोड़ा था, जहाँ पर हमने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग देखा था, जहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग थे, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस थे। हमने उसको ब्रीफ में एकदम अच्छे से पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे विद आवर क्वालिटेटिव टेक्निक्स फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले क्वालिटेटिव टेक्निक्स फॉर डिसीजन मेकिंग क्या है? पहले हमने देखा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के थ्रू, मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू, क्वांटिटी के थ्रू कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग इन व्यू द विजन मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो अब हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव टेक्निक्स क्या है, जिसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन नहीं है, जिसमें कोई बहुत सारी टेक्निक्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, जहां पर सिर्फ स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज, अपने प्री एक्सपीरियंस, इसके अकॉर्डिंग जो हम डिसीजन मेकिंग के लिए जो जो टेक्निक्स यूज करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे इन दैट क्वालिटेटिव टेक्निक्स फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज आवर एक्सपीरियंस. Doing same type of work help us to gain specialization in field of managers are such experienced specialists who have been in the market field over the time and their consciousness. हम जब कोई भी काम आप डेली करते हैं, ठीक है, जैसे अपने बचपन से आज तक ब्रश करना आपको आता है, ठीक है, तो वो आपकी आदत हो चुकी है। ठीक है, वैसे ही कोई भी चीज अगर आप अपने कंटेंट को, अपने स्टडी मटेरियल को लाउडली पढ़ते हो, तो वो आदत अभी तक होगी, या फिर आप अगर उसको साइलेंट रीडिंग करते हैं तो वो आदत अभी तक होगी। ठीक है, सो इसी तरह एक एक्सपीरियंस हो जाते हैं जब मैनेजर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में 6 to 8 इयर्स काम कर लेते हैं मिनिमम, तो उनको एक एक्सपीरियंस हो जाता है, डेली डेली वर्क, सेम वर्क करने का उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। उनको पता है कि किस काम के लिए मुझे क्या स्किल्स यूज करने चाहिए, क्या कॉम्पिटेंसीज यूज करने चाहिए। सो दीज आर द प्रायर एक्सपीरियंस वन नीड्स व्हेन टू टेक अ डिसीजन मेकिंग थ्रू क्वालिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है, this helps them to take quick decisions in similar and routine manners with definite consequences. जो सिमिलर और रूटीन मैटर्स है उसको एकदम सेम एक्सपीरियंस के थ्रू वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंट्यूशन और जजमेंट। इंट्यूशन मतलब क्या होता है कि मुझे लगता है ये सही हो सकता है। ठीक है, मैं इतनी पारदर्शिता हूं कि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज माय इंट्यूशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ माय जजमेंट आई हैव टॉट इन थ्रू आउट दीज इयर्स। वो मेरे जजमेंट इंट्यूशन के हिसाब से कि मुझे लगता है कि ये आ सकते हैं पेपर्स में। सो दैट इज वन ऑफ द क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। सिमिलरली जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने हाई इंटेलेक्ट और फोरसाइटनेस के जरिए ये जो अनसर्टेन सिचुएशंस में अपने इंट्यूशंस और जजमेंट्स के थ्रू अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस, फारसाइटेडनेस, मेंटल एबिलिटीज, इन सब के थ्रू वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस फुल फॉर्म लास्ट उसमें भी मैंने बताया था, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज एनालिसिस। एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती है फ्रॉम द बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या थ्रेट्स आ सकती है फ्रॉम द बिजनेस एनवायरनमेंट। इफ अ ऑर्गेनाइजेशन, if a top management is able to identify his strengths, his weaknesses, his opportunities and threats, then it will improve its functions, it will improve the overall environment of the organization. ठीक है, for example अगर जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2019 में, तो पेटीएम ने क्या देखा कि डिजिटल मनी का एक स्कोप है। ठीक है, एक स्कोप क्रिएट हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, उन्होंने पेटीएम क्रिएट कर दिया। ठीक है, पेटीएम एग्जिस्ट करता था लेकिन उसमें उन्होंने ज्यादा एक्सेसिव एडवर्टाइजिंग कर दिया, सब जगह क्यूआर कोड्स लगा दिए। तो ये क्या किया, उन्होंने एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। कैसे लिया उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज किया through SWOT analysis, that is strength, weakness, opportunities and threats. ठीक है, सिमिलरली जैसे कोई थ्रेट्स आने वाला है, फॉर एग्जांपल फार साइटेडनेस के थ्रू, या फिर मैंने जो एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है शायद अभी वॉलमार्ट के आने से अगर मैं एक
बिग बाजार जैसे कोई चेन हो या फिर मैं कोई रिटेलर हूँ, तो वॉलमार्ट के आने से या दूसरे कोई ऐसे एमएनसीज अगर आ जाते हैं इंडिया में, तो उसमें मेरा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं थ्रेट्स ऑफ द कंपिटिटर्स को एनालाइज कर सकती हूँ, तो दैट विल क्रिएट एन अलर्ट एंड मैं उसके अकॉर्डिंग अपने फर्दर स्टेप्स और प्लान्स कर सकती हूँ। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एनालिसिस इन क्वालिटेटिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज पेस्टल एनालिसिस। ये मैंने लास्ट क्लास में भी रिपीट किया था, फिर से मैं समझा रही हूँ। पेस्टल एनालिसिस क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ वेरियस पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स to forecast changing environments and help relevant decisions to curb any uncertain shocks. ठीक है, आप अपने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को आप देखते हैं। जैसे पहले आपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स देखे, अभी आप ये वाले फैक्टर्स को देखेंगे कि इसमें क्या थ्रेट्स है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है, इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं। इन सबको आप देखते हैं, देखकर आप एनालिसिस करते हैं एंड देन यू मेक प्लान्स और डिसीजंस अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, next is brainstorming. For brainstorming I will do a session with you. Let me open the chat box. ओके, सो अभी मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगी उसके आंसर्स आप देंगे। ठीक है, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, विच स्क्रीन इज नॉट विजिबल? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, अब मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा एक कंपनी है जहां पर मैं कोल्ड ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर करती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा ब्रेवरेज करती हूँ जो ऑलमोस्ट सिमिलर है कोका कोला से। तो अब मुझे एक पैकेजिंग करना है, तो इसके लिए आप मेरे सारे एम्प्लॉइज हो, तो मैं आपसे इनपुट्स ले रही हूँ कि ये मेरा कोक का बॉटल है। ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, इसमें पैकेजिंग में क्या क्या आना चाहिए। ठीक है, सो आप लोग मुझे इनपुट दीजिए कि क्या क्या आना चाहिए इसमें। ठीक है, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, एक पैकेजिंग में क्या क्या आना चाहिए। जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी। एक पैकेजिंग हम जब करते हैं तो पैकेजिंग में क्या क्या आना चाहिए, उसके स्टार्टिंग में लेबल में क्या क्या आना चाहिए, उस कंपनी हमारे कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो, राइट, और क्या आना चाहिए। हाँ, लेबलिंग करेंगे हम, लेबल ही कर रहे हैं, तो लेबल में क्या क्या आना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर नहीं है? हाँ, डेट, गुड, डेट आना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन किसी ने बोला है, डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, किसी ने कहा डेट। ठीक है, ब्रांड नेम, गुड, ब्रांड नेम आना चाहिए। ठीक है, और क्या किसने क्या कहा है? परफेक्ट डिजाइन। ठीक है, डिजाइनिंग होना चाहिए। ठीक है, डिजाइन हो गया। और क्या कहा? एमआरपी, गुड, एमआरपी, कंपनी नेम, ओके, कंपनी नेम। ठीक है, एंड प्रोडक्ट नेम, लोगो। ठीक है, लोगो हमने लिख दिया है, ब्रांड नेम लिख दिया है, प्राइस लिख दिया है, टैग ऑफ द कंपनी, दिस, गुड यश, टैग ऑफ द कंपनी। ठीक है, और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स? यस, इंग्रेडिएंट्स, हिमांशु अग्रवाल, गुड, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, नेम, लोगो, फीचर्ड। हेलो मैडम, ये मेरी फोटो हटाओ, बार बार फोटो आ रही, बड़ी दिक्कत हो रही है बच्चों को। कहाँ से हटाऊं मैं ये? आप ये वहां से हटाओ ना, अपनी तरफ से, तुम्हारी तरफ से आ रही है फोटो। ये जहाँ कंटेंट चल रहा है ना आपका, मेरी फोटो आ रही है वहाँ पे मैडम, उसको हटाओ। मैं यहाँ वो बच्चों के डाउट्स ले रही हूँ ना, इसीलिए अभी मैं वो क्योंकि डाउट्स के साथ तो ये भी आ रहा है ना, आपका फोटो भी आ रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, मैं ये बस थोड़ा ही डाउट्स है, उसके बाद मैं करती हूँ। ठीक है, और क्या है? इंग्रेडिएंट्स, गुड, प्रोडक्ट, हाँ, लोगो, सेम चीजें आप लोग बोल रहे हैं। क्वांटिटी, यस, क्वांटिटी, गुड,
कितने ml की है, क्या है, ठीक है। सो ये क्या किया मैंने, आप सबसे क्या क्या डिफरेंट ओपिनियंस लिए हैं, ठीक है। सो मैंने क्या किया, ये आपसे डिफरेंट ओपिनियंस लिए हैं। किसने कहा डिस्क्रिप्शन, किसने कहा डेट, ब्रांड नेम, डिजाइन, एमआरपी, कंपनी नेम, इंग्रेडिएंट्स, टैग, ऐसे सबने अपने अपने डिफरेंट व्यूज दिए, ठीक है। मैं एक मैनेजर हूँ, आप मेरे एम्प्लॉयज हो, और आपने ये सब ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस दिए, आपने ऑल्टरनेटिव अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब अपने दिमाग को खर्च करके आपने डिफरेंट आइडियाज दिए, आपने डिफरेंट सोल्यूशंस दिए, अपने आइडियाज को सजेस्ट किया क्या क्या आना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने रिपीटिव भी बोला है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पर जो मैनेजर है वो अपने डिफरेंट जो पार्टिसिपेंट्स है या फिर एम्प्लॉइज है उनको क्या कहते हैं कि आप अपने आइडियाज को सजेस्ट कीजिए, अपने सोल्यूशन को सजेस्ट कीजिए, और एक ऐसे ही बोर्ड में एक ऐसी अनस्ट्रक्चर्ड और अनकंस्ट्रेंट प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट आइडियाज को लेते हैं। फिर उसके बाद जो मैनेजर है वो एक सोचते हैं इसमें से बेस्ट आइडिया क्या हो सकता है, कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है। सो दिस इज द टास्क ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। इज दैट क्लियर? ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी प्रोसेस। इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी प्रोसेस क्यों? क्योंकि आप सबने पार्टिसिपेट किया एज अ एम्प्लॉयज, ठीक है। इंक्लूसिव क्यों? मैंने आपको इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया, टू वन वे कम्युनिकेशन नहीं हुआ, दैट इज टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर इसमें मल्टीपल इंडिविजुअल्स थे, आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स थे। आपने क्योंकि यहाँ वर्बली नहीं है तो आपने रिटर्न सजेस्ट किया आइडियाज, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, वर्बली आइडियाज को सजेस्ट करते हैं, ठीक है। सो दे कलेक्टिवली एनालाइज प्रॉब्लम्स और सिचुएशन, स्केच आउट, मैंने फिर स्केच आउट किया, इवेल्युएट किया कि ऑल्टरनेटिव कोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, और उस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज में से बेस्ट जो है उसको मैंने सोल्यूशन लिया है, ठीक है। सो ये एक अनस्ट्रक्चर्ड अनकंस्ट्रेंट वे में होता है। एग्जैक्ट, ओके, इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट है डेल्फी टेक्निक। ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, डेल्फी टेक्निक है, स्वॉट एनालिसिस है, पेस्टल एनालिसिस है, ये आप फर्स्ट सेमेस्टर के बीकॉम प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। आप इसको थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे, बीच में भी बहुत जगह। ये जो 3-4 मेथड्स है ना, ये डिसीजन मेकिंग में हर जगह काम आता है, बी इट मार्केटिंग डिसीजन हो या फिर ह्यूमन रिसोर्स डिसीजन मेकिंग हो, कहीं पर प्रोडक्शन डिसीजन मेकिंग हो। ये जो 3-4 है, ये इवन आप मास्टर्स करेंगे तब भी ये टेक्निक्स आएंगे। तो आपको इसका प्रैक्टिकल कंसेप्चुअल एनालिसिस आना चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट इज डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक क्या है? अंडर दिस टेक्निक डिसीजंस आर मेड यूजिंग द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड। यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग में मैंने क्या किया, जो भी एम्प्लॉयज है सबसे मैंने आइडियाज लिया, लेकिन डेल्फी टेक्निक में मैं क्या करूंगी, मैं टॉप मैनेजर हूँ, मेरा है वो है कि मैं डिसीजन मेकिंग लूंगी। तो अब मुझे पैकेजिंग को लेकर अगर डिसीजन मेकिंग लेना है, मुझे लेबलिंग को लेकर अगर डिसीजन मेकिंग करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं लेबलिंग के एक्सपर्ट्स लेकर आऊंगी। 8-10 एक्सपर्ट्स होंगे एक कॉन्फ्रेंस रूम में। मैं एक्सपर्ट्स को बोलूंगी कि आपको क्या लगता है कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है कैसे होना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स के थ्रू मैं जो आइडियाज कलेक्ट करूंगी और देन और उसको एक जॉट डाउन करेंगे टू सिंगल सोल्यूशन, दैट इज डेल्फी टेक्निक, ओके। The problem is shared with the experts confidentially to invite responses and courses of action. These responses are then distributed among the group of experts to review, improve and build up on the opinions. ये जो responses है वो मैं groups of experts को distribute कर दूंगी and I will try to improve and build up to a certain specific solution, okay. The review cycle keeps functioning till all the experts have reached to a certain specific view. This is the decision that company utilizes for its problem at hand. This method of decision making is costly and time consuming. ये जो डेल्फी टेक्निक है कॉस्टली है क्योंकि आप सारे एक्सपर्ट्स को इनवाइट कर रहे हैं, वो ऐसे तो आएंगे नहीं, आप उनको कंसल्टेंसी फीस देंगे, सो दैट इन्वॉल्व अ ह्यूज कॉस्ट, राइट। साथ में टाइम कंज्यूमिंग है, क्यों? जैसे 6 एक्सपर्ट्स ने आइडियाज दिए, उसके बाद एक को जो एलिमिनेट करेंगे, एक के आइडिया को एलिमिनेट करेंगे, तो वो बाकी 6 लोग रेडी होने चाहिए। तो वो 6 लोग मिलकर फिर एक सिंगल आइडिया में आते हैं, सिंगल सोल्यूशन में आते हैं, एंड दैट इज द डेल्फी टेक्निक, ओके।
आप अपने फैक्ट्स के थ्रू इवेल्युएट करते हैं, ऑल्टरनेटिव डेवलप करते हैं, आप फिगर आउट करते हैं कि सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग क्या होगा, आप इंटरप्रेट करते हैं कि मेरा डिसीजन क्या हो सकता है. सो थ्रू फैक्ट्स it refers to the background information for the developing and evaluating an alternative. आप alternative को, आप solution को कैसे develop करते हैं, evaluate करते हैं by facts. ठीक है, उसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को आप इवेल्युएट करते हैं, ऑल्टरनेटिव जो उसके फैक्ट्स है उसको आप देखते हैं, उसके बेसिस पर आप डिसीजन लेते हैं. ठीक है, fact in itself is not an independent technique of decision making. They simply serve as a basis for decision making by a manager who prefers to take decisions on sound basis. Facts सिर्फ आप facts को यूज करके एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं कंप्लीट कर सकते हैं. फैक्ट एक बेसिस होता है डिसीजन मेकिंग बाय अ मैनेजर. मतलब फैक्ट्स को देखना तो पड़ेगा ही. आप अगर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं देखेंगे किसी भी सोल्यूशन का, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यही कंपनी के लेबलिंग में मुझे चेंजेस लाने थे, ठीक है, तो पहले मैं देखूंगी कि मेरे पहले प्रोडक्ट में क्या क्या थे. अगर ये फैक्ट्स अगर मैंने देखा नहीं, इवेल्युएट नहीं किया, डेवलप नहीं किया, तो मैं न्यू सोल्यूशन कैसे निकाल पाऊंगी. सो दैट इज द बेसिस. Facts are the basis of decision making by a manager who prefers to take decisions on the sound basis. Okay. Next is standard plans. Standards are the pre-established guidelines to perform a particular task. एक स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं. जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस हो सकते हैं. सो स्टैंडर्ड आर द pre-established guidelines to perform a particular task. This technique is normally adopted in a situation where routine decision making is involved. जहाँ एक routine decision making है, for example जो day to day operational जो routine work है, operational planning है, उसमें standard planning बहुत important है, उसमें decision making लिया जा सकता है. For example जैसे एक मशीन है, ठीक है, मशीन का एक रन टाइम है, एक आइडियल टाइम है, डिफरेंट एक वर्क, मतलब एक इन बेसिक लैंग्वेज एक वर्कर को एक मशीन में कब ऑयल डालना है, ठीक है, कब उसको चलाना है, कब उसको बंद करना है, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, तो ये दैट हैज बीन ऑलरेडी प्लान. तो दैट इज अ स्टैंडर्ड प्लान. ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर डिसीजन लिया जा रहा है, लाइक आप रूटीन डिसीजन ले रहे हैं कि एक्स एम्प्लॉय के बाद वाई एम्प्लॉय ही काम करेगा, वाई एम्प्लॉय के बाद 1 आवर का आइडियल टाइम होगा मशीन का, मतलब मशीन में कोई काम नहीं होगा, फिर Z आएगा. तो यू हैव ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड योर टास्क, यू हैव ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड योर प्लान्स. तो उसके अकॉर्डिंग जब टास्क करने हैं तो दैट इज अ स्टैंडर्ड प्लानिंग. ठीक है, यू आर टेकिंग डिसीजन मेकिंग according to the pre-established standards, pre-established plans, guidelines you have already decided. Okay. They have to take large number of routine tasks during the normal course of performing their organizational duties, and these standards help them in quick decision making. जब आपको पता है कि स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक्स वाई के बाद 1 आवर का ब्रेक होना चाहिए मशीन में. अगर नहीं ब्रेक दे रहे हैं, आइडियल टाइम नहीं दे रहे हैं, तो देन आप डिसीजन ले रहे हैं कि आपने गलत किया है, आप Z वर्कर या Y वर्कर को आप रोकेंगे. सो दैट इज योर स्टैंडर्ड प्लान्स. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग. अब हमने प्लानिंग पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब हम आ रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, सो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ये एक वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है. क्या क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो हमने प्लानिंग पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग. तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक फंक्शन है मैनेजमेंट का. Organizing is that managerial process which seeks to define the role of each individual towards the attainment of enterprise objectives. Through organizing, हम क्या करते हैं? हर एक इंडिविजुअल का, हर एक एम्प्लॉय का, whether that is from lower level of management, middle level management, top level management, सबका रोल हम डिफाइन करते हैं. किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, कौन किसको कौन सा वर्क डेलीगेट करेगा, सब कुछ इज अ प्री डिटरमाइंड फॉर्म में, प्री एस्टैब्लिश्ड फॉर्म में हम ऑर्गेनाइज करते हैं. मतलब हम हर एक इंडिविजुअल को उनके रोल डिफाइन करते हैं. सो दैट इज बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग. इज दैट क्लियर?
तो ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस क्या है? नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला स्टेप ऑर्गेनाइजिंग का क्या होता है? आप आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या काम है और उस काम को कितने एम्प्लॉयज में डिवाइड करना है। दैट इज द मेन एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। और फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टार्टअप है तो आपको फर्स्ट ईयर है फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपका कोई प्री एस्टैब्लिश्ड प्री डिटरमाइंड प्लान्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 5th ईयर इन योर बिजनेस है, तो आप अपने प्रीवियस ईयर के प्लान्स को देखेंगे कि आपने कहाँ गलती की थी, आपके प्रॉफिट्स अब इंक्रीज क्यों नहीं हो रहे, आपके नेट रेवेन्यू इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा, आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? ऑर्गेनाइजिंग में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर आपने ठीक से डिवाइड नहीं किया, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से डेलीगेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप अपने प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान्स को देखते हैं, आप प्रीवियसली डिटरमाइंड सॉल्यूशन एस्टैब्लिश्ड प्री एस्टैब्लिश्ड प्लान्स को देखते हैं, जिससे आप अपनी गलतियों को समझकर आप अपने फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आप आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या काम है और उस काम को डिफरेंट एम्प्लॉयज के बीच में आप डिवाइड करते हैं। इज दैट क्लियर? The work is divided into manageable activities so that duplication can be avoided and the burden of work can be shared among the employees. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, कि कोई डुप्लीकेशन नहीं हो। मतलब अगर राम अगर कोई काम कर रहा है, कोई टास्क कर रहा है, फॉर एग्जांपल ऑयलिंग कर रहा है मशीन को, तो जो श्याम है वो भी ऑयलिंग सेम मशीन को ना करे, तो उसके लिए आपको ऑर्गेनाइजिंग करना है, आपको डिवीजन ऑफ वर्क करना है कि फॉर एग्जांपल 10 मशीन्स को राम करेगा, A to 1 to 10 जो मशीन्स है उसको राम ऑयलिंग करेगा, और 11th to 20th मशीन जो है वो श्याम ऑयलिंग करेगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो। So in the process of organizing, first what we do, we identify what is the work and we divide the work equally or in accordance with the salary of the employee. ठीक है? Is डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है कि जब आपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में आपने ग्रुप कर दिया है, उसको हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम उसको स्पेशलाइजेशन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर अप्लायंसेस भी होते हैं, क्लॉथ्स भी क्रिएट करते हैं, वो लोग कॉस्मेटिक्स भी क्रिएट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। या फिर जहां पर सिर्फ सिंगल चीजें हैं, जैसे क्लॉथ्स ही मैन्युफैक्चर होते हैं, तो उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन थ्रू HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, ऐसे हिसाब से हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हैं। सिंपली जो काम है, जो सिमिलर काम है, उसको एक डिपार्टमेंट में रखेंगे, फिर दूसरे सिमिलर वर्क को एक डिपार्टमेंट में, फिर दूसरे सिमिलर वर्क को दूसरे डिपार्टमेंट में, ऐसे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब हम ड्यूटीज असाइन करते हैं हर एक इंडिविजुअल को, कि एक डिपार्टमेंट के अंदर जो जो एम्प्लॉइज है वो एम्प्लॉइज क्या क्या काम करेंगे। ठीक है? Jobs are then allocated to the members of each department in accordance to their skills and competencies. उनके skills क्या है, उनकी competencies क्या है, उसके according हम हर एक member को हम अपने jobs को assign करते हैं। It is essential for effective performance that a proper match is made between the nature of a job and ability of an individual. आप एक effective performance create करने के लिए, आपका overall organizational goal achieve करने के लिए आपको एक प्रॉपर मैच करना पड़ेगा बिटवीन द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ द एम्प्लॉय विद द नेचर ऑफ द जॉब। ठीक है? जो जॉब, फॉर एग्जांपल अगर किसी का कंप्यूटर स्किल्स है, ठीक है, जो मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो आप उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में नहीं डाल सकते। सो यू हैव टू नो व्हाट आर हिज स्किल्स, हिज कोर कॉम्पिटेंसीज, हिज एबिलिटी और हर एबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग आप उसको जॉब असाइन करते हैं। ठीक है? The work must be assigned to those who are best fitted to perform it well. Okay. Next and last step is establishing authority and responsibility relationships. आप
अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाईलाइट क्रिएट करते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है किस काम के लिए, कौन ऑथोराइज्ड है किस काम को करने के लिए, ठीक है। तो ईच इंडिविजुअल नोज who is his boss, who is his superior, who is his subordinate, सबको पता होता है through the hierarchical structure। एक hierarchical structure create किया जाता है ताकि coordination हो, कोई duplication of work ना हो, साथ ही साथ सबको रिलेशनशिप सबका पता हो कि कौन किसका बॉस है, कौन किसके अंडर में है, किसको किसको अपना काम दिखाना है, सब कुछ एस्टैब्लिश किया जाता है इन द लास्ट एंड फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ओके, नाउ लेट्स कम टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? आप एक हायरार्की क्रिएट कर रहे हैं, आप एक्टिविटीज जो आपके जो टास्क है, आपके जो जॉब है उसको आप एलोकेट कर रहे हैं ताकि कोऑर्डिनेशन हो, सुपरविजन हो और उससे क्या हो, अल्टीमेटली यू कैन अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, organizational structure affects organizational action and provides the foundation on which standard operating procedures and routines rest। आपने एक अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस चीज को कहते हैं। ठीक है, आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, देन सीईओ है, देन सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, परचेसिंग डिपार्टमेंट है। अब सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कौन है? फील्ड सेल्स फोर्स, ई कॉमर्स, कस्टमर सर्विस। सिमिलरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन है? कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट असेंबली, क्वालिटी कंट्रोल। तो आपने एक हायरार्की क्रिएट किया है। ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या है, हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ताकि पता हो सके क्या किसको टास्क एलोकेट किया गया है, किसका क्या रूटीन ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, क्या रूटीन है, सब कुछ पता होना चाहिए। कौन किसकी अंडर काम कर रहा है, कौन किसकी अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू क्रिएट दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो बाद में जाकर बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग सही से नहीं लिया जा सकेगा। तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, मेस क्रिएट हो जाता है अगर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया जाता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फ्रेड लुथन्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। जैसे एक ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही बाकी सारे बॉडी पार्ट्स कंपोनेंट्स एक साथ है, या फिर उसके अकॉर्डिंग एक ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर क्रिएटेड है, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक बैकबोन है, एक स्केलेटन है, एक ढांचा है जिसके अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर फ्रेमवर्क क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनोग्राम्स। ऑर्गेनोग्राम्स कुछ नहीं होता है, बस इन सिंपल टर्म्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ही, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को ही ऑर्गेनोग्राम्स कहते हैं। यूके में ये ऑर्गेनोग्राम्स यूज किया जाता है। आपके सिलेबस में ऐसे ऑर्गेनोग्राम्स करके लिखा है, लेकिन ऑर्गेनोग्राम्स कुछ नहीं है, बस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट है, डायग्राम है, उसी को ऑर्गेनोग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको एग्जाम में ऐसा आ सकता है, क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो मोस्ट प्रोबेबली आप अगर 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, तो उसमें से 3 क्वेश्चंस आपके केस स्टडीज ही आएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपके नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे। तो केस स्टडीज भी कैसे, बहुत सिंपल आते हैं, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है आपको। जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो उसमें से आपको बोल देंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टार्टअप है, उसमें कौन से ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लग सकता है, एंड ड्रॉ द एंड डिफाइन द ऑर्गेनोग्राम्स। ठीक है, आपको क्या कह दिया कि एक केस स्टडी दे दी, एक पर्टिकुलर 2 लाइन्स 3 लाइन्स का केस स्टडी दे दिया है कि एक स्टार्टअप है, या फिर फॉर एग्जांपल वो मैं आपको बाद में कराऊंगी जो भी क्वेश्चंस होंगे उस टाइप के। उसके बाद आपको बोल देंगे डिफाइन द ऑर्गेनोग्राम्स। तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनोग्राम्स क्या है, पहले आप डिफाइन करेंगे एंड देन यू विल ड्रॉ द चार्ट, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट।
बेसिकली इसको कहते हैं, इस पूरे चीज को कहते हैं ऑर्गेनोग्राम्स। ये जो डायग्राम्स है इसको ऑर्गेनोग्राम्स कहते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। Organograms is a graphical representation of organization structure. It used to show hierarchical relationships between managers and the people who report to them, as well as the departments. The term organogram is used most often in UK and is synonymous with organization chart. ठीक है, ये क्लियर है। इससे ऑर्गेनोग्राम्स को से आप डिफरेंट एंटिटीज क्रिएट कर सकते हैं, ब्रांचेस, डिपार्टमेंट्स, वर्क ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स, और डिफरेंट वेज में आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। एंड you can allocate the responsibilities, authority, delegation to different functions and processes, ठीक है। So what are the elements of organizational structure? सबसे पहले एक नेटवर्क है formal relationship and duties के लिए, that is organization chart and job description। Organization जब आप structure बना रहे हैं तो आप task allocate कर रहे हैं to the individual in accordance with their job description, in accordance with their skills, competencies. So this is one of the elements of organizational structure. The next is the manner in which various tasks and activities are assigned in different people and departments. एक manner पता चलता है through organization structure कि कैसे task and activities different departments, different people को assign किया गया है। एक coordination create होता है। Next, you know the power, status, hierarchical relationships within the organization. किसके पास कितना power है, किसके पास कौन सा status है, in the form of designation, फिर हायरार्किकल रिलेशनशिप्स क्या है, ये सब आपको प्रॉपर्ली पता चलता है थ्रू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एलिमेंट इज द प्लान, पॉलिसीज, मेथड्स, कंट्रोल्स दैट डायरेक्ट द एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप्स। थ्रू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यू कैन प्लान पॉलिसीज, you can plan the methods, you can control the overall organizational structure, and you can build the activities and relationships among them. Okay, next is the flow of information and communication. अगर एक organizational structure है तो आपको पता चलेगा कि flow of communication क्या है, two way communication है, one way communication है, formal communication है, informal communication है, मैं किससे डायरेक्टली बात कर सकता हूँ या फिर मुझे थ्रू प्रॉपर चैनल बात करना पड़ेगा, क्या सिस्टम है, दैट इज डिटरमाइंड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो मेथड्स में किया जाते हैं, एक है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड वो मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहां पर पिछले पुराने टाइम से जो स्ट्रक्चर क्रिएट होते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर क्रिएट किया जाता है तो दैट इज अ ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड के जो एडवांटेजेस है कि एडवांटेजेस नहीं, जो फीचर्स है वो है कि जो पावर है वो वर्टिकली फ्लो करता है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, मतलब जो सबसे ऊपर हायरार्की में होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, देन उसके बाद वाले स्टेज पर, देन उसके बाद में ऐसे करके। फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सबसे ज्यादा पावर है, देन सीईओ का, देन उसके बाद उसके अंडर जो काम करे उसका, फिर उसके अंडर जो काम करे, तो पावर जो है वो वर्टिकली गेट डाउनवर्ड्स इन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। The employees are departmentalized, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं। All the employees follow chain of command, एक चेन ऑफ कमांड क्रिएट होता है। चेन ऑफ कमांड क्या है, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का वन ऑफ द प्रिंसिपल्स है, दैट इज चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड में क्या होता है कि it is defines that you have only one boss, ठीक है, you report to only one person, ठीक है। डिफरेंट लोग एक बॉस को रिपोर्ट कर सकते हैं लेकिन एक इंसान का एक ही बॉस हो सकता है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द चेन ऑफ कमांड। ईच डिपार्टमेंट हैज अ हेड हु रिपोर्ट्स टू द मैनेजर, लाइक द मिलिट्री सिस्टम। एक बहुत अच्छा एग्जांपल ट्रेडिशनल मेथड का है मिलिट्री सिस्टम, जहां पर एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन वे में होता है। वैसे ही ट्रेडिशनल जो मेथड है वो सारे हायरार्किकल ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन वे में होता है। एवरी डिपार्टमेंट हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस as well as and every employee has own job description and accountability to his superior. Accountability क्या है? Consequences of one's action. आपने अगर कुछ काम किया है, फॉर एग्जाम्पल आपको विजिबल नहीं होगा, फिर भी मैं जो बोल रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ए सुपीरियर है, ठीक है, मतलब बॉस है, सुपीरियर को मतलब बॉस है,
ठीक है, और उसके अंडर काम करते हैं बी। तो ए ने अगर बी को कोई काम डेलीगेट किया है, दैट इज डेलीगेशन, DELEGATED, डेलीगेट किया है, तो बी जो है वो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द इनिशियल टास्क, दैट इज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टास्क। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? ए की होगी। क्यों? जो भी ये बी काम कर रहा है उसके लिए जिम्मेदार ए होगा, क्योंकि उसने अपना काम डेलीगेट किया है। लेकिन अगर वो काम सिर्फ बी का ही होता, फॉर एग्जांपल मैं मैनेजर हूँ, मैंने कोई काम बी को दिया है, तो उस काम के लिए बी अकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस टू वंस वर्क, जो वो काम कर रहा है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उस दैट इज द अकाउंटेबिलिटी। या so these all accountability, delegation, responsibility, ये सारे जो terms है इसको define करते हैं कहाँ पर? Organization structure पर। ठीक है, always traditional organization is fixed and rigid. Organization structure जो traditional way में होते हैं वो बहुत fixed and rigid होते हैं, मतलब उसमें flexibility नहीं होती। That is, अगर कोई chain of command है, कोई hierarchy create है कि जो टॉप मैनेजमेंट है उससे बात करने के लिए लोअर मैनेजमेंट को पहले मिडिल मैनेजमेंट से बात करना पड़ेगा, एंड देन मिडिल वाले अपर वाले मैनेजमेंट से बात करेंगे, तो एक हायरार्की ऑलरेडी क्रिएट है, तो दैट इज अ फिक्स्ड एंड रिजिड। तो किसी भी हालत में जो बॉटम मैनेजमेंट में है जो एम्प्लॉयज, वो टॉप मैनेजमेंट के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो दिस काइंड ऑफ फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर इन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो लेट me first start one of them. ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में आता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कहते हैं दैट इज देयर इज अ लाइन। ठीक है, एक लाइन है, एक लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है। जैसे एक जनरल मैनेजर है, उसके अंडर प्रोडक्शन मैनेजर है, उसके अंडर फोरमैन है, उसके अंडर वर्कमैन है। सिमिलरली जनरल मैनेजर के अंडर एक मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर के अंडर फिर फोरमैन होगा, मार्केटिंग फोरमैन, एंड देन मार्केटिंग वर्कमैन। सिमिलरली फाइनेंस मैनेजर के अंडर फाइनेंस फोरमैन एंड फाइनेंस वर्कमैन। ठीक है, इस अकॉर्डिंग होगा, मतलब हर एक लाइन क्रिएशन है, एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, तो एक रिपोर्ट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट होता है। ठीक है, सो बेसिकली लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसको एक मिलिट्री, स्केलर और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। एंड यहाँ पर अथॉरिटी जो है वो टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव से लोएस्ट सबऑर्डिनेट में है। मतलब जो जनरल मैनेजर है इस एग्जांपल में, यहाँ पर उसकी सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, देन प्रोडक्शन मैनेजर की अथॉरिटी है, देन फोरमैन की अथॉरिटी है, एंड देन लास्ट वर्कमैन की अथॉरिटी है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है वो सबसे हायर रैंकर में जो होगा उसकी अथॉरिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, in this type of structure every employee is accountable to one superior, that is there is a unity of command. यहाँ पर क्या होता है कि हर एक इनमें यूनिटी ऑफ कमांड होता है। मतलब ये जो वर्कमैन है ये फोरमैन को रिपोर्ट करेगा, फोरमैन जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो बॉस है फोरमैन का। ठीक है, the authority relationships are clear and there is strict discipline, but there is a lack of specialization and flexibility. Authority relationship वो बहुत clear होता है, predetermined होता है, लेकिन बहुत strict होता है। Flexibility नहीं होती है, जो जिसका बॉस है वो उसी को रिपोर्ट करेगा, वो उसी के लिए अकाउंटेबल होगा। So very fixed है, और एक यहाँ पर एकदम flexibility नहीं है, और specialization की भी कमी है। क्यों specialization की कमी क्यों है? क्योंकि for example अगर प्रोडक्शन मैनेजर को कोई डिसीजन मेकिंग लेना है तो वो किसी का हेल्प नहीं ले रहा है यहाँ से नीचे। यहाँ पर शायद कोई आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन मेकिंग भी करता हो, वो अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो इसलिए स्पेशलाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो देयर मे बी चांसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड देयर मे नॉट बी चांसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? एक सिंप्लीफाई है, क्लैरिफाई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप्स है कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसकी कितनी अकाउंटेबिलिटी है। ये एकदम प्री डिटरमाइंड और सिंप्लीफाई, क्लैरिफाई किया आराम से किया जा सकता है थ्रू द लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।
नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट डिसीजंस एंड ऑर्डरली कम्युनिकेशन। प्रॉम्प्ट डिसीजंस क्यों, जल्दी से क्विक डिसीजंस क्यों? क्योंकि जो फॉर एग्जांपल जनरल मैनेजर को अगर कोई डिसीजन लेना है रिलेटेड टू मार्केटिंग, वो इमीडिएटली मार्केटिंग मैनेजर को अपने कैबिन में बुलाएगा, ठीक है, और उसके साथ मिलकर एक डिसीजन अचानक से ले लेगा, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, वहां देखेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है बहुत इंक्रीज बड़ा होता रहता है, तो वहां पर प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग, एकदम क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्डरली कम्युनिकेशन, क्योंकि एक फ्लो ऑफ कमांड है, एक यूनिटी ऑफ कमांड है, तो देयर इज एन ऑर्डरली कम्युनिकेशन। ऑर्डरली कम्युनिकेशन मतलब टाइमली कम्युनिकेशन, एक ऑर्डर है, एक फिक्स्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो दिस इज ऑर्डरली कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेज क्या है? स्पेशलिस्ट आर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस इन प्लानिंग। जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको प्लानिंग में इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जनरल मैनेजर ही ओनर है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, वही फाउंडर है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो अपना ही डिसीजन मेकिंग करता है, वो ना ही मार्केटिंग मैनेजर को बुलाता है, ना फाइनेंस मैनेजर को बुलाता है, वो किसी को नहीं बुलाता है। तो स्पेशलिस्ट नॉलेज, स्पेशलिस्ट का जो इनपुट है वो प्लानिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता है यूजुअली। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम क्यों है? फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्शन मैनेजर ने सोचा कि प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, तो इस बार मैं प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता हूँ, तो इंक्रीज तो कर दिया, लेकिन जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट है उनको पता ही नहीं है, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग यूनिट्स इंक्रीज, जो 250 यूनिट्स इंक्रीज किया उन्होंने प्रोडक्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पैकेजिंग ही नहीं किया, तो ये क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। कोऑर्डिनेशन नहीं होने से बहुत दिक्कत होती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब मेन है सूटेबिलिटी, इसके अकॉर्डिंग ही आपके केस स्टडीज क्रिएट होते हैं। जैसे आपको बोला जा सकता है कि Ram has started an organization which has who has a net revenue of say 2 lakhs per month and creating an units of 10,000 per month, where the number of subordinates are 4 to 5, suggests the organization structure, ठीक है। इस टाइप से आपका ऑर्गेनाइजेशन और ड्रॉ एंड ऑर्गेनोग्राम्स, ठीक है, तो इस टाइप से आपका केस स्टडी क्रिएट हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सूटेबल है। सो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सूटेबल है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब फंक्शंस के अकॉर्डिंग ग्रुप और डिपार्टमेंट्स क्रिएट किया जाता है। फंक्शंस फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, सेल्स, इसके अकॉर्डिंग आपके जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अ स्पेशलिस्ट heads each department and has specialized employees under him. The operating executives are free from the necessity of performing work outside their special fields. एक डायग्राम ही देख लेते हैं। जैसे फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, यहाँ पर सेल्स एंड मार्केटिंग से, प्रोडक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, परचेसिंग है। तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंटलाइज्ड किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, ठीक है। उसके बाद हर एक का एक एक हेड होगा। यहाँ पर जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग के जो हेड है वो होंगे, यहाँ प्रोडक्शन हेड होगा, यहाँ पर एचआर हेड होंगी, एचआर मैनेजर जिसे कहा जाता है, फाइनेंस मैनेजर या R&D मैनेजर, यहाँ परचेसिंग मैनेजर, ठीक है। फिर उसके अंडर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज आते हैं, सब डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे फील्ड सेल्स फोर्स हो गया, एक ई कॉमर्स फोर्स हो गया, एक कस्टमर सर्विस फोर्स हो गया, ठीक है। वैसे प्रोडक्शन के अंडर आते हैं, वैसे फाइनेंस के अंडर आते हैं। तो दिस इज the organization structure which is a functional organization structure. We have create a structure according to the functions of an organization, ठीक है। suitability क्या है? functional organization is best suited as a producer of standardized goods and services at large volume and low cost. ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है जहां पर स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स बनाया जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स मतलब जैसे कंज्यूमर गुड्स हो गए, जैसे सोप बना रहे हैं, क्लोथिंग हो गया, आपके अप्लायंसेस हो गए, तो एक स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स है जहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज क्या है?
हाई स्पेशलाइजेशन है लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिकल ऑपरेशंस। एक प्रोडक्टिविटी क्योंकि हर एक जो आपने डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू योर फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो हर एक फंक्शंस का एक अपना अपना स्पेशलाइजेशन हेड है, जिसके वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज होगी, क्योंकि यू आर अंडर अ स्पेशलिस्ट, गाइडेंस ऑफ अ स्पेशलिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, और इससे क्या होगा, इकोनॉमिकल ऑपरेशंस भी क्रिएट होंगे। Next advantage of functional organization is it is easier to organize departments based on functions and sub-functions. Easier है organization structure create करना, क्योंकि आप बस functions और sub-functions के according आप divide कर रहे हैं, ठीक है। Clarity in functioning, hence no duplication. आप clarity है कि कौन से department को कौन सा work करना है, कौन सा task किस department के under आएगा, तो कोई डुप्लीकेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। लाइंस ऑफ अथॉरिटी आर नॉट क्लियर। अथॉरिटी क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पर इस लाइन में सेल्स एंड मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, एचआर है, फाइनेंस है, एचआरडी है, परचेसिंग है। अब इन छह में आप बताइए किसकी अथॉरिटी सबसे ज्यादा है? नहीं बता सकते आप, सभी इक्वल में है। तो यहाँ पर अगर इनमें के बीच में कोई क्लैश आ जाता है या किसी को कोई रिपोर्ट करना होता है, तो इन छह में से किसकी अथॉरिटी ज्यादा है? किसी को नहीं पता, सब एक सेम हायरार्की में है। तो दैट इज द थिंग कि लाइन ऑफ अथॉरिटी किसकी ज्यादा है ये पता नहीं चलता है इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल मे बी डिफिकल्ट टू अचीव, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को स्पेशलिस्ट जो है वो चला रहे हैं, तो मे बी सबका अपना अपना ओरिएंटेशन होता है। सबका ओरिएंटेशन मतलब सबका अपना वे ऑफ वर्किंग होता है, उसके अकॉर्डिंग सब अपने डिपार्टमेंट को वर्क कराते हैं। तो ये हो सकता है कि दो डिपार्टमेंट के बीच में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि दोनों के जो स्पेशलिस्ट है उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट है, उनको काम करने का तरीका डिफरेंट है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज एक्सेसिव स्पेशलाइजेशन में डिस्ट्रॉय टीम वर्क एंड स्लो डिसीजन मेकिंग। एक स्लो डिसीजन मेकिंग हो सकता है क्योंकि जो स्पेशलिस्ट है वो चाहेगा कि मेरा डिपार्टमेंट ही सबसे बेस्ट हो, मेरा ही जो डिपार्टमेंट है वो सबसे आउटशाइन करे। इसके चलते वो क्या करता है कि वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल को भूल जाता है, ठीक है। उसको ये भूल जाता है कि बाकी डिपार्टमेंट्स भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उनके साथ मुझे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है। तो एक्सेसिव स्पेशलाइजेशन में ऑल्सो डिस्ट्रॉय टीम वर्क। वो ये सोचता है जो स्पेशलिस्ट हेड है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही स्पेशलिस्ट हूँ, तो टीम वर्क को इतना तवज्जो नहीं देता है, ठीक है, उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, एंड दिस मे बी लीड्स टू स्लो डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट अनदर काइंड ऑफ ट्रेडिशनल organization structure is divisional structure. Divisional structure or product structure consists of self-contained divisions. जो structure है वो divisions के according create किया जाता है। For example जैसे US division हो गया, EU division हो गया, मतलब European Union division हो गया, या फिर for example Indian example में दे दिया तो मैं ये बोल सकती हूँ कि दिल्ली region हो गया, चंडीगढ़ region हो गया, आपका बैंगलोर रीजन हो गया, कोलकाता रीजन हो गया। तो आप इस हिसाब से आप डिवीजन करते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपके कोलकाता में एक फैक्ट्री है उसका आप अलग से डिविजनल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अगर आपका चंडीगढ़ में कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है तो वहां का आप अलग डिविजनल स्ट्रक्चर करते हैं। तो दिस इज अ डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। यू डिवाइड द होल ऑर्गेनाइजेशन, यू क्रिएट अ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द डिविजन्स और सेल्फ कंटेन्ड डिविजन्स, ठीक है। It plans to compete and operate as a separate business or profit center. ये जो हर एक डिवीजन है वो अपने आप में एक सेपरेट बिजनेस की तरह काम करता है, एक अलग सेपरेट प्रॉफिट सेंटर की तरह काम करता है। They try to compete with other department, other divisions, ठीक है। वो चाहते हैं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के सब डिविजन है उसमें से मेरा डिवीजन सबसे ज्यादा आउटशाइन करे, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है? रीजन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने चंडीगढ़ दिल्ली वैसे बोल दिया, ठीक है। फिर कैसे डिवीजन हो सकता है? कंज्यूमर टाइप के हिसाब से डिवीजन हो सकता है। जैसे एक कंपनी जो है वो हाउस होल्ड आइटम्स बनाती है, जैसे बेडशीट्स हो गए, पिलो कवर्स हो गए वैसे, और एक अप्लायंसेस भी बनाती है, ठीक है, जैसे आयरन हो गया,
आपका स्टीमर हो गया, ये सारे अप्लायंसेस भी बनाते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने दोनों डिवीजन क्रिएट कर दिया, या फिर आप प्रोडक्ट टाइप के अकॉर्डिंग आप डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो मतलब ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो ट्रक्स का अलग डिवीजन कर दिया, एसयूवीज का अलग डिवीजन कर दिया और कार्स का अलग डिवीजन कर दिया। और कार्स में भी जो स्मॉल स्केल कार्स है उसको अलग कर दिया और जो लार्ज स्केल कार्स है उसको अलग कर दिया। मतलब जो 5 सीटर्स है उसको अलग कर दिया, 7 सीटर्स एंड अबव को अलग कर दिया। तो इस हिसाब से आप डिवीजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। डिविजन्स के अंदर फिर से वो फंक्शनल आ जाएगा, मार्केटिंग, एचआर, उसके अकॉर्डिंग आप फिर से डिविजन्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है डिविजन्स का, मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ आपको और ऑर्गेनोग्राम्स दिखा देती हूँ। जैसे ये सीओ है, यहाँ अलग डिवीजन है। जैसे ये कोई प्रोडक्ट एक्स है, उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस है। फिर डिविजनल प्रोडक्ट वाई है, फिर उसके अकॉर्डिंग अंडर ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, देन मार्केटिंग, देन फाइनेंस। फिर डिविजनल प्रोडक्ट जेड है, फिर उसके अंडर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस। मतलब हर एक डिवीजन जो है, एक पर्टिकुलर डिवीजन जो है, वो अपने आप में एक अलग कंपनी, अलग सब यूनिट की तरह, सब डिवीजन की तरह अपने आप को समझता है, एक अलग प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करने की कोशिश करता है। मतलब इस जो पर्टिकुलर डिवीजन है इसका प्रॉफिट अलग आएगा, इस डिवीजन वाई का प्रॉफिट अलग आएगा और डिवीजन एक्स का प्रॉफिट अलग आएगा, और इनका अकॉर्डिंगली उनका अलग अकाउंटिंग होता है, अलग फाइनेंसिंग किया जाता है, ठीक है। So this is the organogram of a divisional organizational structure. Advantages क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है कि efficient in coordinating work between different divisions. Efficient है मतलब in the sense compete कर रहे हैं आप अपने ही divisions के बीच में, तो आप में coordination हो सकता है, आप एक efficiency आप create कर सकते हैं कि for example जैसे पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को कि आप शर्मा जी की बेटी को देखिए, गुप्ता जी के बेटे को देखिए, तो इससे दो इम्पैक्ट पड़ता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव ये कि आपको लगता है कि कंपैरिजन हो रहा है, तो इसकी वजह से आप अपने डाउनग्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज और एक दूसरा पॉजिटिव साइड क्या है कि आप अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। आप उस इंसान से अपने आप को ज्यादा आउटशाइन करके आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सिमिलरली डिविजनल स्ट्रक्चर के दो पार्ट है, एक अनहेल्दी राइवलरीज क्रिएट होता है। अनहेल्दी राइवलरीज मतलब झगड़ा हो सकता है दो डिवीजन के बीच में, तो दैट कैन बी अ डिसएडवांटेज। और एडवांटेज क्या है कि आप अपने जो एफिशिएंसी है उसको आप इंक्रीज कर रहे हैं ताकि आप दूसरे डिपार्टमेंट से, दूसरे डिवीजन से आउटशाइन करें, ज्यादा अच्छी तरह आप दिखे, आपके प्रॉफिट जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो rather than the other divisions. Okay. नेक्स्ट एडवांटेज है डिविजनल स्ट्रक्चर के कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। आप जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने ही सब डिवीजन को आप चेंजेस ला रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको पूरे सारे डिविजन्स में चेंजेस लाने की। फॉर एग्जांपल अगर डिवीजन हम इन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन वो क्लोथ्स भी बनाती है, वो अप्लायंसेस भी बनाती है, वो ग्रोसरी भी बेच रही है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिविजन्स क्रिएट किया है। तो फॉर एग्जांपल अगर ग्रोसरी में कोई चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज और कुछ एनवायरमेंटल पॉलिसीज, एनवायरमेंटल कंडीशंस के वजह से, तो बस आपको उस डिवीजन में चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको बाकी डिविजन्स में चेंजेस नहीं लाने पड़ेंगे। तो दैट मेक्स यू मोर फ्लेक्सिबल टू रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द organization. Okay. Next is more specialization can be occur within the groups. अब अपने division के अंदर आप specialization और increase कर सकते हैं। Next is disadvantages of divisional structure. एक तो मैंने बता दिया, unhealthy rivalries create होता है among the divisions. Next is it may increase cost by requiring more qualified managers for each division. आप cost को increase कर सकते हैं, कैसे आप more qualified managers ला सकते हैं for each of the divisions, लाते हैं हर एक डिवीजन के लिए अलग अलग। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं डिविजनल प्रोडक्ट एक्स है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, फिर मार्केटिंग है, फिर फाइनेंस। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी आपके अंदर बहुत लोग काम करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको एक स्पेशलिस्ट लाना पड़ रहा है, यहाँ पर भी आपको स्पेशलिस्ट लाना पड़ रहा है, यहाँ पर भी स्पेशलिस्ट लाना पड़ रहा है। सिमिलरली अब डिवीजन प्रोडक्ट वाई के लिए भी आपको यहाँ पर भी स्पेशलिस्ट लाना पड़ रहा है, आपको यहाँ पर भी स्पेशलिस्ट लाना पड़ रहा है। तो हर एक डिविजनल प्रोडक्ट, हर एक डिविजनल
के अकॉर्डिंग आपको स्पेशलिस्ट लाना पड़ा फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। सॉरी, इससे क्या है, आपकी कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज ओवर एम्फसाइजेस ऑन डिविजनल मोर देन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो कि मैंने बताया था कि कभी कभार क्या होता है, कंपटीशन के चक्कर में आप अपने डिवीजन को ही ज्यादा आउटशाइन करवाने की इतनी कोशिश कर देते हैं कि आप अपने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भूल जाते हैं। ठीक है, सो दिस कैन बी अ डिसएडवांटेज फॉर द डिविजनल स्ट्रक्चर। I don't think so modern method of organization structure हम कर पाएंगे आज। Let me take the doubts if you have any. Very good, आप सबने respond किया है, क्योंकि अभी टू वे कम्युनिकेशन तो हो नहीं पाता है यहाँ पर, तो at least आप yes, someone has this Fisk mark, yeah, that is good. Barcode, yes, ये सारे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है कि आप अलग सोच रहे हैं सबसे। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें, लाइसेंस नंबर, कलर कॉम्बिनेशन, वेट, ये सभी चीजें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में दिया जाता है इंडिविजुअल से। मुझे लगता है इस टास्क से शायद आप सबका थोड़ा क्लैरिटी हो गया है ब्रेनस्टॉर्मिंग पर। यस, कॉशन, क्लोरीज, QR स्कैन, ठीक है, गुड, ओके। फिर क्या लिखा था किसी ने, स्पॉन्सर्ड बाय, यस, ब्रांड भी आना चाहिए, गुड की डिस्क्रिप्शन भी आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप देन एनी डाउट्स देयर आर? मैं किसी टेलीग्राम चैनल में हूँ ही नहीं, मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड नहीं हूँ। What do you mean by everything in order? Is it necessary to write everything in order? Which order? कौन सा, क्या? Ask every question on a clearly, क्योंकि अभी मैं, देखिए, आपने जब डाउट पूछा, मैं जो टॉपिक पढ़ा रही थी तब मैंने देखा नहीं, क्योंकि मुझे एंड ऑफ द सेशन ही मुझे डाउट देखना पड़ता है, तो इसलिए आप पूरा डाउट लिखिएगा ताकि मैं जब देख रही हूँ तो तब मुझे समझने में प्रॉब्लम ना हो। मैम, इज वर्क स्पेशलाइजेशन एंड असाइन ऑफ वर्क इज सेम? वर्क स्पेशलाइजेशन मतलब आप किसी पर्टिकुलर टास्क में स्पेशलिस्ट है, ठीक है, और असाइनिंग ऑफ वर्क क्या है, आप सबको असाइन कर दे रहे हैं कि आपका ये टास्क है, आपका ये टास्क है, आपका ये टास्क है, आपने असाइन कर दिया है। और स्पेशलाइजेशन क्या है कि मैं इस काम में, जैसे मैं टीचिंग में स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने मेरा JRF क्लियर किया है, मैं इसमें हूँ, ठीक है, सो ये एक स्पेशलाइजेशन है। एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं टू प्रेस्क्राइब मेडिसिन्स टू एनीवन और टू ट्रीट द अदर ह्यूमन बीइंग्स। क्यों? वो उन्होंने एक MBBS की डिग्री किया है, उसके लिए पढ़ाई की है, तो ही और शी इज द स्पेशलिस्ट। लेकिन असाइनमेंट ऑफ वर्क क्या है, आपने काम असाइन कर दिया है कि आपका काम ये है, आपका टास्क ये है, आपका टास्क ये है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशलाइजेशन एंड असाइनमेंट। ओके, लेबल में ग्रेड भी डाल सकते हैं, यस यस यस, ऑब्वियसली। Organization structure and organograms are equal. Organograms is basically the diagrams, ठीक है, structure पूरा चीज है, organograms is diagrams. फोरमैन होते हैं जो जैसे मशीन ऑन कर दिया, ठीक है, जो वर्कर्स में के उसमें ही उनको कहा जाता है फोरमैन, ठीक है। फोरमैन बेसिकली पहले US UK में यूज किया जाता है, अभी उसको वर्कमैन ही, वर्कर्स के अकॉर्डिंग ही यूज किया जाता है, ठीक है। फोरमैन यूजुअली फैक्ट्री में होते हैं, ना कि एक मतलब रूम बेस्ड में, मतलब वो टेक्निकल काम नहीं करते, वो वर्कर फैक्ट्री वाले काम करते हैं। No, लंका त्यागी, that is लवंग्या, sorry, लवन्या, sorry, लवन्या त्यागी। This is not that कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ पोजीशन नहीं होता है। स्टाफ पोजीशन होता है तभी तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। स्टाफ पोजीशन हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में होगा, लेकिन एक सिंपल लाइन है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है किस टास्क के लिए, वो डिफाइंड है इन अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एकदम भी मत सोचिए कि उसमें कोई स्टाफ पोजीशन नहीं है, स्टाफ पोजीशन है तभी वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है।
रेफरेंस की बुक्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। Yes, divisional structure runs when there is a more than one type of product. Yes, it is true. Even in fact, अगर बहुत सारे divisions है, जैसे आपकी फैक्ट्री कोलकाता में भी है, बैंगलोर में भी है, चेन्नई में भी है, तब भी divisional structure वहां पर suitable होता है, ठीक है? Exams to be held in the March end, most probably, or the mid-March. I am not in the Telegram. फीचर्स आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, देयर इज नो ऑर्डर इन दैट। फीचर्स तो सबके सेम ही फीचर्स हो, एक उसके तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं। इवन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये भी आप आगे पीछे लिख सकते हैं। ट्रॉल स्ट्रक्चर तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है, तो आप ट्रॉल स्ट्रक्चर कहाँ से पूछ रहे हो? ठीक है, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पूछिए। ये ट्रॉल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आप बताइए मुझे, ट्रॉल स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्रॉल स्ट्रक्चर, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट है। ये आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में इन द बीकॉम प्रोग्राम, इसमें अभी इतना जाने की जरूरत नहीं है, इतने डिटेल्स में भी नहीं है। आपका सिर्फ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेथड है, उसमें मॉडर्न में भी 3 मेथड्स 4 मेथड्स इज इनफ, और ट्रेडिशनल भी 3-4 मेथड्स इज इनफ, ठीक है? यस, मैं शेयर पीपीटी शेयर कर दूंगी नेक्स्ट वीक में फॉर श्योर, तीनों यूनिट्स के मैं कर दूंगी फॉर श्योर, डोंट वरी। एडवांटेज जो लिखा है वो आप कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं लवन्या, वो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है। लाइन स्ट्रक्चर में रोल डिफाइंड है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है? ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। किसी किसी बुक में कुछ प्रिंटिंग इश्यूज भी होते हैं, कुछ गलत भी हो जाते हैं। विदाउट रोल डिफाइंड आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही नहीं बन सकता, ठीक है? तो रोल तो होते ही है लवन्या, ठीक है? मुझे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं आप? टीम्स ऐप में मुझे मैसेज कीजिए, आप यू कैन कांटेक्ट में, कोई भी डाउट्स है कभी भी है, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ, ठीक है? विद इन 1 डे तो मैं करती ही हूँ रिप्लाई, तो प्लीज मुझे वहीं पर आप अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ, बहुत सारी बुक्स में, इवन एसओएल के मटेरियल में भी ये ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, ठीक है? तो मैं सारे जगह से मटेरियल इकट्ठा करके अपने खुद के मटेरियल डेवलप करके मैं वो करती हूँ, तो मैं मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? मुझे लगता है ऑल द डाउट्स हैव बीन क्लियर। देखिए, इट इज सिंपल टू वर्क लवन्या, दैट इज ट्रू, ठीक है? बट स्टाफ पोजीशन नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। स्टाफ पोजीशन है तभी वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है? सिंपल टू वर्क है, बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, देयर इज नो स्टाफ पोजीशन। हाँ, एसओएल वाले मटेरियल में नहीं है, इसलिए थोड़ा मैंने सर्च वर्च करके थोड़ा अपने बुक्स से करके मैंने क्रिएट किया है ऑर्गेनाइजिंग का। हाँ, टीएन छाबरा बेस्ट है, यू कैन फॉलो दैट। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन, वही ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में वैसे ही क्रिएट किया जाता है कि पता चले कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी कितनी अकाउंटेबिलिटी है, ताकि क्वेश्चनेबल हो कि आपने ये काम नहीं किया है, आपको ये टास्क दिया गया था, या आपको काम नहीं किया है आपने, ठीक है? सो आई थिंक सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम नॉट इन एनी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप कांटेक्ट करना है तो आप टीम्स में डाउट सेक्शंस होते हैं, आप अपने पोर्टल में देखिएगा, बहुत लोग मुझसे डाउट पूछते भी है टीम्स में, तो आप वहां से मुझे आफ्टर द क्लास यू कैन आस्क, ठीक है? सो ये 3rd यूनिट चल रहा है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाकर मैं ये यूनिट कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।